हेलो मडियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट 1999। सर एग्ज़ाम में आने के क्या चांसेस हैं? तो सर एग्ज़ाम में आने की चांसेस आप 5 to 8 मार्क्स इसके लिए रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने मार्क का आएगा? तो 5 to 8 मार्क का आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है। और एक और गुड न्यूज़ कि आप जो भी लेक्चर्स देखने वाले हैं, अराउंड 4 to 5 लेक्चर का मेरा टारगेट है इसको कंप्लीट कराने का। तो 4 to 5 लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा विथ क्वेश्चंस। और इसमें केस बेस्ड स्टडी वगैरह और जो भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, स्टडी मेट के क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग वी विल कवर्ड इन दिस लेक्चर वन बाय वन। सर ये एक्ट हमें क्या सिखाने वाला है? तो स्टडी मेट में इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में बताया गया है कि इस एक्ट में आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक तो देखो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप बेसिक मीनिंग और एक्ट कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, इस एक्ट का नाम क्या है, ये आप सीखेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है जी रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी इसके रूल्स कैसे काम करते हैं, रेगुलेट कैसे होता है। ऑथराइज पर्सन कौन है, क्या हर कोई फेमा में डील कर सकता है या फिर इसके लिए कोई सिलेक्टेड पर्सन है। कॉन्ट्रावेंशंस एंड पेनल्टीज क्या है कि अगर आपने इस लॉ को फॉलो नहीं किया तो आप पे क्या फाइन लग सकता है। उसके बाद अपील्स वगैरह क्या है कि मान लो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं सही हूँ, मेरे पे गलती से फाइन लग गया है, तो क्या अपील्स वगैरह है। और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और मिसलेनियस टॉपिक है। क्या ये सारे सेक्शन हमारे सिलेबस में है? आंसर है नो सर, सारे सिलेबस आपके सिलेबस में है ही नहीं। सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अराउंड 5 to 7 सेक्शंस ही आपको फुल फोकस के साथ पढ़ने। और अब खुद सोचो 5 to 7 सेक्शंस के ऊपर, 5 to 7 सेक्शंस के ऊपर आपको 5 to 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने ढंग से टॉपिक पढ़ लिया तो एग्जाम में आप खुद कहोगे कि वाह यार इतना प्यारा टॉपिक था, इतना छोटा सा टॉपिक था और इतनी इजीली याद हो गया। तो इस सेशन के दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक विद क्वेश्चंस, एमसीक्यू, केस बेस्ड स्टडी आपका कवर अप हो जाए, आपका स्टडी मेट पूरा कवर अप हो जाए। प्लस मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि टिल एंड ऑफ द लेक्चर आपको हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके। हर एक कॉन्सेप्ट का जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इसमें हम प्रॉपर रिवाइजन कर देंगे, आपका रिवाइज कर लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में बर्डन ना पड़े और टिल द एंड ऑफ द सेशन ऑफ 4th और 5th जो भी हमारा जाएगा तब तक हमारा फुल रिवाइज हो जाए। ओके सर, ये आप कुछ पढ़ा रहे थे क्या इसमें से एग्जाम में आने वाला है? जी नहीं, ये एक आइडिया दे रहा है, रफ आइडिया दे रहा है। जैसे फिल्म का इंट्रोडक्शन होता है, ट्रेलर होता है, वैसे ही यहाँ पे फेमा का ट्रेलर है कि सर इसमें क्या क्या सेलेंट फीचर्स है। देखो यार, जो भी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है ना, रेगुलेशन हो रही है, ये उसके बारे में बात करेगा। ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेगा, जो भी नॉन रेसिडेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, फ्रीली परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेगा ऑन करंट अकाउंट। आरबीआई के बारे में बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेगा कि ओवर कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को वो कैसे कंट्रोल करते हैं। ये रिक्वायरमेंट की बात करेगा कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड और रेपेट्रिएशन टू इंडिया। डीलिंग कैसे होती है फॉरेन एक्सचेंज की ऑथराइज पर्सन के द्वारा, ये उसके बारे में बात करेगा कि ऑथराइज पर्सन कौन कौन है, डीलर कौन होते हैं, मनी एक्सचेंजर कौन होते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कौन है, एडजिक्शन एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, यानी अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसको आप कैसे डील करोगे, या गलती नहीं हुई है फिर भी आपको बोला गया है गलती हो गई है, हो सकता है लॉ की साइड से कोई गलती, तो आप कैसे डील करोगे। इन्वेस्टिगेशंस कैसी होती है इसके बारे में बात होगी। अपील प्रोविजंस कौन कौन से हैं कि हाँ सर हमसे गलती हो गई थी लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए, तो आप ये क्या करेंगे। तो इस अभी तक हमने क्या सीखा? हमने कुछ सीखा नहीं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फेवा एक्ट के अंदर क्या क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। अभी तक हम सिर्फ एक तरीके से नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो हम फिल्म देखने जा रहे हैं इसमें हीरो कौन कौन है, इसमें एक्ट्रेस कौन कौन से है, इसमें विलन कौन कौन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हमने, दैट्स इट। इससे ज़्यादा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। चलिए सर कुछ पढ़ाइए ना इसमें। चलिए मैं आपको लेके आता हूँ सर सेक्शन 7। हम आ रहे जी सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हम प्रियम्बल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे कि ये जो हम फीमा पढ़े जा रहे हैं ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सबकी बात। सर ये फर्स्ट जो एक्ट था 1999 में आया फोर्स में, और 1 जून 2000 में ये इफेक्टिव हुआ। तो एमसीक्यू पर्पज से आप इसे याद रखेंगे कि फेमा एक्ट कब से आपका इफेक्टिव हुआ, डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ फेमा एक्ट। तो आपको यहाँ मार्क कर लेना है कि एमसीक्यू अगर पूछेगा तो मेरे को आना चाहिए कि भैया क्या एमसीक्यू है कि जी 1 जून 2000 से ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आ गया था। ओके ठीक है सर। सर प्रियम्बल क्या है सर? देखो एक्ट का एम बता रहा है, एक्ट का एम क्या है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज जो भी हो रहा है, ठीक है, उसको हम कंसोलिडेट कर पाए और लॉ को अमेंड कर पाए, ये हमारा प्रियम्बल है। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इस
फीमा को आप पढ़ने जा रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या है, क्यों पढ़ रहे हो आप फीमा, क्या जरूरत पड़ गई फीमा को पढ़ने की? तो सर कह रहे हैं वो फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, कि जो आप एक्सटर्नल ट्रेड करोगे, व्यापार करोगे, खरीदोगे बेचोगे, या फिर आप जो भी पेमेंट्स रिसीव करोगे, पेमेंट पे करोगे, उसके रूल्स क्या होने चाहिए? या कोई भी कुछ भी खरीद सकता है, कोई कुछ भी बेच सकता है अदर कंट्रीज में, कैसे काम होगा उसके बारे में ये रेगुलेशंस क्रिएट करेगा, लॉ क्रिएट करेगा। और प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसा होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के अंदर उसको कैसे सर्कुलेट करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर ये बात करेगा। तो फीमा हमें क्या सिखा रहा है? फीमा में ये सीख रहा है कि भैया देखो, हम ये नहीं चाहते कि लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी कर लें, हम ये नहीं चाहते कि लॉ का मिसयूज हो, इसलिए फीमा को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉरेन एक्सचेंज यानी आप विदेशों से हो सकता है पेमेंट ले रहे हो, पेमेंट दे रहे हो, आप अपनी असेट्स को बेच रहे हो आउटसाइड इंडिया, या फिर इंडिया में बेच रहे हो, कोई आउटसाइड बंदा है, टेस्ला भाई साहब इंडिया की असेट्स को बेच रहे हैं, मैकडी वाले भाई साहब इंडिया के असेट्स को बेच रहे हैं, तो ये पैसे कैसे जा रहे हैं? कहीं ये हवाला तो नहीं हो रहा, कहीं ये ब्लैक मनी तो नहीं हो रहा? इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। मान लो एक बंदा इंडिया से बाहर गया, उसको एक लड़की पसंद आ गई, वो शादी कर लिया, वो वहाँ का नागरिक बन गया, अब वो वहाँ कमा खा रहा है, क्या उसको उसके यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा? वो मम्मी पापा से मिलने आया, 5 लाख रुपए लेके आया था, क्या उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा? तो ये छोटी छोटी बातें फेमा के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। अगर आप मेरे से पूछो आप क्या कर रहे हो, तो आई एम गिविंग इंट्रोडक्शन की फेमा है क्या। देखो यार, एक तरीका है कि मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं कि ये आ जाओ भाई, ये सेक्शन है, डेफिनेशन है, पढ़ लो, या फिर एक तरीका ये है कि हम पहले फेमा को समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे जाए कि तुमने मुझसे जो पूछा मुझे इसका जवाब आता है। मैं आपकी दोस्ती करा रहा हूँ, दोस्ती पहले हो जाए, जान पहचान हो जाए, दोस्ती हो जाए, फिर इस फेमा एक्ट से हम लोग मोहब्बत करेंगे, राइट। सर एक्सटेंड एप्लीकेबल क्या है, कहाँ तक एक्सटेंड है? जी होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है सर। तो अगर आप मेरे से पूछो तो क्या क्या काम की बात हुई, तो देखो पहला आपने जाना कि ये इफेक्ट कब से करता है। सर ये इफेक्ट कर रहा है 1 जून 2000 से। एमसीक्यू आ सकता है? जी आ सकता है। फिर आपने पूछा कि सर ये कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि भैया ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है। क्या ये कहीं भी करेगा? हाँ जी इंडिया में करेगा। क्या ये जम्मू कश्मीर में करेगा? वो पहले हुआ करता था, अब हर एक्ट पे चाहे जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, हर जगह होल ऑफ इंडिया ही आता है। इन एडिशन कह रहे सर और भी बताना चाहता हूं मैं आपको, मैंने कहा बताओ ना। इट देखो एक लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज डाल दूं, एक है स्टडी मैट की लैंग्वेज, सो आई प्रेफर स्टडी मैट की लैंग्वेज की। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में हो, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो 100% वो हो जो ऐसे ही चाहता है। देखो हम गलती क्या करते हैं, हम अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, टीचर अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, जी आपको आता है, हाँ जी मेरे हिसाब से सब आता है, ठीक है। नहीं, हमारे स्टैंडर्ड आईसीआई के स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए। जब हमारा स्टैंडर्ड आईसीआई के स्टैंडर्ड को मैच कर जाएगा, ऑटोमेटिक मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इन एडिशन इट सेल ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस। भाई आपकी कोई ब्रांच वगैरह भी है क्या? मान लो टेस्ला है, टेस्ला दो तरीके से हो सकता है, मान लो इंडियन कंपनी है और आउटसाइड, मान लो रिलायंस कंपनी है, आउटसाइड उसकी ब्रांचेस है। भैया आपकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं हम, ओके। और आपकी जो ऑफिस है ना, आपकी जो एजेंसी है आउटसाइड इंडिया, और आप उसके मालिक हो या आप उसको कंट्रोल करते हो, तो ये एक्ट आपके ऊपर भी लगेगा। रिलायंस भाई साहब हम आपकी बात कर रहे हैं, अच्छा। एंड ऑल्सो टू एनी कॉन्ट्रावेंशन देयर अंडर, और अगर आपसे कोई गलती हुई ना, तो भैया अगर आउटसाइड इंडिया हुई तो उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अरे मेरे से थोड़ा ना हुआ, मेरी ब्रांचेस से हुआ ना, मेरी एजेंसी से हुआ ना, अरे मैंने तो बस कंट्रोल किया था, आई एम नॉट द ऑनर, कुछ भी कह लो, ये एक्ट आपके ऊपर लगेगा। ओके ठीक है सर। बाकी ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ये वाली चीज़ इग्नोर कर सकते हो, मैंने स्टडी मेट से लिए। एक रीडिंग के लिए मैं रीडिंग देता हूँ। द स्कोप ऑफ एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ब्रांचेस। कह रहा है ये जो स्कोप है ना सर, वो ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी के ऊपर भी लगता है, बेशक वो आउटसाइडेड हो। और ये कहता है कि ऑन्ड और कंट्रोल हो सकता है वो खुद का हो, या तो आप उसे कंट्रोल करते हो, तब भी फेमा एक्ट लगता है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में लगता है, ओके सर। आउटसाइड मेरी ब्रांच है, क्या ये लगेगा? आंसर है यस। क्या मेरी कोई एजेंसी है, क्या ये लगेगा? हाँ ये करेगा। सर मैं उसका ऑनर हूँ, क्या लगेगा? क्या मैं बस उसको कंट्रोल करता हूँ, क्या फेमा एक्ट लगेगा? लगेगा। तो दिस इज ओवरऑल क्रक्स व्हाट यू स्टडी टिल डेट। देखो एक तरीका है बहुत हार्ड पढ़ो, एक है कि सिंपल पढ़ो और उसका समरी बनाते हुए जाओ कि मैंने क्या पढ़ा। तो अभी तक आपने बस यही पढ़ा है कि ये 1 जून 2020 से अप्लीकेबल हो गया है, उसके बाद ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर लगता है, और ये जो एक्ट पढ़ रहे हो इसका नाम है फेमा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज एंड,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये आउटसाइड इंडिया लगता है? हाँ जी, आउटसाइड इंडिया भी लगता है। क्या इंडिया में लगता है? हाँ जी, होल ऑफ इंडिया पे। और आउटसाइड इंडिया पे आपकी कोई ब्रांच है, एजेंसी है, आप उसे कंट्रोल करते हो, आप उसके ऑनर हो, तो भी फेमा लगता है। कोई भी कंट्रावेंशन हुआ तो भी हम आपसे इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो ये समरी थी अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो सर 10 मिनट से आप कर क्या रहे हो? आई एम जस्ट गिविंग इंट्रोडक्शन की फेमा कैसे काम करता है, क्या है। ओके, अच्छा सर हमें ना और पढ़ाइए। चलिए हम ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। सारी डेफिनेशंस नहीं, कुछ डेफिनेशंस जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे एक है जी इंपोर्ट की डेफिनेशन। इंपोर्ट का मीनिंग क्या है सर? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, यानी भारत में कुछ लाना, इंपोर्ट है। मैं पेन को थोड़ा सा डार्कर करता हूँ, आप लिख सकते हैं भारत में लाना। अगर भारत में कोई चीज़ लाई गई है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया है, क्या सर क्या ले रहे हो सर आप? सर मैं गुड्स ले रहा हूँ या सर्विस ले रहा हूँ। भारत में लाना, क्या लाना सर? गुड्स और सर्विस, तो वो आपके लिए इंपोर्ट कहलाएगा। ओके सर तो एक्सपोर्ट की बता दो। हाँ जी, एक्सपोर्ट का पढ़ लो सर। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, आप भारत से बाहर ले जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया ले जा रहे हैं कोई भी गुड्स, या फिर कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया जो कि भारत के बाहर रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। ओके सर, फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए? नहीं 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 नहीं, फॉरेन करेंसी मीन्स करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। जो रुपीस की बात नहीं हो रही, जहां पे डॉलर की बात होगी, यूरो की बात होगी, उसकी बात करेंगे हम। ओके, सारी डेफिनेशन पढ़ा दो ना, डेफिनेटली पढ़ेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। एक वर्ड यहां पे होता है जी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, पहला चैप्टर तो पढ़े होगा, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड, सर फेमा में भी होता है? हाँ होगा, तभी तो मैं पता करूंगा कि तुम आउटसाइड इंडिया क्या कर रहे हो। मीन्स पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है वो हमारे लिए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ओके सर, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है सर? सेल, परचेज। सर ये ऐसा लग रहा है जीएसटी पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी वैसा ही है, उसके बाद ये अपना ओपन करेगा। आज बेसिक लेक्चर है, बेसिक लेक्चर में आप बस यही सीखोगे और 4 क्वेश्चंस करोगे एग्जाम के, ठीक है। मोर्टगेज है, प्लेज है, गिफ्ट है, लोन है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ राइट, टाइटल, पोजीशन और लेन। ऐसा लग रहा है ना जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी में ट्रांसफर का मीनिंग सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और सर ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, और क्या पढ़ना चाहते हो आप? बाकी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो सर, आपने इनकम टैक्स में एक पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, राइट? पर्सन में आपने क्या पढ़ा था? पर्सन इंक्लूड्स। सर अरे सर ये तो बिल्कुल इनकम टैक्स की लैंग्वेज लग रही है। हाँ बिल्कुल वैसे ही है सर। इंडिविजुअल, ओ इंडिविजुअल कौन होता है? आप और मैं। ओके, एचयूएफ, हम और हमारी फैमिली। ओके सर, कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 20, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वन, आप कह सकते हो इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट, ठीक है। इंक्लूड्स जो कि इस एक्ट में रजिस्टर्ड है या फिर प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है। फॉर्म, ओके, आपको पता है एलएलपी भी आपके एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी ईओपी की बात कर रहा है वो, और बीओआई की बात कर रहा है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट। सर ऐसा लग रहा है इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। हाँ जी, उसी की डेफिनेशन को यहाँ पे रखा गया। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट नया ऐड किया गया, जो कि आपसे गलती होगी, इनकम टैक्स की पूरी डेफिनेशन है, लेकिन एक पॉइंट और ऐड किया गया। अगर कोई एजेंसी है, कोई ऑफिस है, कोई ब्रांच है जो कि आप कंट्रोल करते हो, तो उसको भी हम पर्सन की डेफिनेशन में रखेंगे। ये एमसीक्यू पर्पस से बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। एज पर फेमा एक्ट, पर्सन इंक्लूड, यहाँ पे सब कुछ बोल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ब्रांच, एजेंसी, ये कैसे हो सकता है? या पर्सन ने ओन कर रखी है ब्रांच या कंट्रोल कर रहा है ब्रांच को, तो वो कैसे हो सकता है? नहीं, वो पर्सन की डेफिनेशन में आता है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे एक नया वेरिएशन क्रिएट करता है। आपको इनकम टैक्स वाली डेफिनेशन है, लेकिन आपको क्या याद रखना है आज से कि एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच जो भी कंट्रोल हो रही है उस पर्सन के द्वारा। कौन सा पर्सन? जिस पर्सन को हमने अभी डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। जिस पर्सन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया उसकी बात हो रही है कि उसकी कोई भी ब्रांच है, एजेंसी है, जिसे आप उसे ब्रांच को खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। ओके, अब हमारा सारा टाइम 15 मिनट्स 20 मिनट्स में, लेक्चर को ज़्यादा नहीं करना चाहता एक्सटेंड, जो भी टाइम लगेगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और लेटली इसके ऊपर आप 4 क्वेश्चन भी आज अभी मेरे साथ करने वाले हो।
सर क्या होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? इनकम टैक्स पढ़ रखा है आपने? मैं फिर से पूछूंगा, इनकम टैक्स पढ़ रखा है? नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। अच्छा यहाँ पे लिखा है वन, वहां पे था 182 डेज इक्वल, यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा यानी 183 डेज। पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए, मोर देन का मतलब होता है 182 डेज से इससे ज्यादा। यहाँ पे आप डायरेक्टली 183 डेज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द कोर्स प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी वो ये कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, पर्सन कौन है सर? सर ये है, राइट, अभी अभी आपने पढ़ा। अगर ये लोग 182 डे से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, कहा सर? पिछले साल, यानी एवरी ईयर क्या ये स्टेटस चेंज होगा? हाँ, एवरी ईयर स्टेटस चेंज होगा। चलिए सर, अगर आप ये बातें सीख रहे हैं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपसे बात करूंगा। आप एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ और एग्जाम्पल के साथ साथ मुझे डिस्कशन करके दीजिएगा। लिखिए, बाबू भैया, हमारे बाबू भैया हैं, ठीक है। बाबू भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये रेसिडेंट है या नहीं है एज पर फेमा एक्ट, राइट जी। फाइनेंशियल ईयर है हमारे पास 21-22। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है जी 20 और 21। हमारे बाबू भैया यहाँ पे इंडिया में रहे 185 डेज, क्या ये रेसिडेंट है? आंसर है हाँ जी, ये रेसिडेंट है। ओके सर, क्यों? क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है 183 डेज पे, 183 डेज और उससे ज्यादा। अगर एग्जैक्ट 182 डेज आ गया तो आप हमारे लिए रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ओके सर, और एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी सर, क्यों एग्जाम्पल इतने लिखवा रहे हो? क्योंकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े इस टॉपिक को लेके, ठीक है। ओके, मान लीजिए हमारे पास है सनी एल। अब एल कौन है आप जान जाओ, मैं किसी बात कर रहा हूं, आप इनफ मैच्योर है, राइट। हमारी जो सनी एल है, ठीक है, आप लिख सकते हो रेसिडेंट या सिटीजन ऑफ यूएसए, राइट। अब सिटीजन ऑफ यूएसए है, फाइनेंशियल ईयर इनका 2021 में ये 185 डेज रही है, ठीक है। क्या ये रेसिडेंट है? आंसर है यस, एज पर फेमा सनी एल आपकी रेसिडेंट है एज पर फेमा एक्ट। यानी कोई भी, चाहे वो इंडियन हो या ना हो, अगर वो इंडिया में 182 डेज रहा तो वो रेसिडेंट है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो इंडिया का नागरिक हो। बाबू भैया कौन है? इंडियन है। बाबू भैया को नहीं जानते यार तुम? बाबू भैया इंडियन है, ठीक है, और वो 182 डेज से ज्यादा यानी 183 डेज, 184, 185 रहे तो वो रेसिडेंट है। और अगर ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया का नागरिक नहीं है, यानी नॉट इंडियन सिटीजन, और वो इंडिया का नागरिक नहीं है, ध्यान सुनिएगा, इंडिया के नागरिक नहीं है, सनी एल, नाम तो फुल फॉर्म पता ही होगा, एक बार यूट्यूब गूगल पे सर्च कर लो, राइट। तुम लोग तो एक्सपर्ट बनते हो, मैंने जानबूझ के नाम दिया है ताकि एग्जाम तक तुम ना भूलो। पता है हमारी मेमोरी कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? इफ वी कैन कनेक्ट इट, इफ वी कैन फील इट, वी कैन रिकॉल इट। तो इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल लूंगा ताकि आपको एक बार में याद आ जाए। आगे से देखना, मैं लगातार 5 लेक्चर में पूछूंगा कि सनी एल रेसिडेंट है या नहीं है, तो हमेशा याद आएगा, हर बार याद आएगा, बिकॉज तुम्हारी मेमोरी ने कैच कर लिया है। ओके सर, और भी तो कोई एग्जाम्पल दे सकते थे, बस दे दिया, मूड कर गया मेरा, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें क्लियर हो गया क्या? राइट, फाइनेंशियल ईयर क्या था? 21-22। सर अब ये तो बच्चों वाले एग्जाम्पल हो गए, कुछ हैवी सिखाओ। ओके हैवी सीख लेते सर। हैवी में ये लिखो कि बुलबुल भैया, बुलबुल भैया, फाइनेंशियल ईयर 21-22, राइट, फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21। बुलबुल भैया इंडिया में रहे 182 डेज। सर बुलबुल भैया कौन है? जिन्हें प्यार हो गया किसी से और वो बाहर चले गए,
बुलबुल भैया भारत में बस 182 डेज है, इंडिया में। क्या ये रेसिडेंट है? आंसर है नहीं। बुलबुल भैया रेसिडेंट नहीं है। बुलबुल भैया रेसिडेंट नहीं है। बुलबुल भैया रेसिडेंट नहीं है। ओके सर, एक क्वेश्चन और, हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। ओके बताइए क्या क्वेश्चन लेना है। मान लो जो आपने अभी सनी दीदी की बात की, बाबू भैया की बात की, भैया और दीदी यही तो बोलोगे आप, किसी को और क्या बोलोगे, राइट? अब जो भी आपने कहा 185 डेज, 185 डेज, मान लो ये एक बार में ना हुआ हो, फ्रैक्शन में हुआ हो, तब ओके। डिड यू मीन फाइनेंशियल ईयर 2021? ये 21 ही था भाई मेरे, ठीक है। और ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार वो रह के गए 60 डेज, देन अगेन आए, फिर वो रहे इंडिया में 60 डेज, देन अगेन आए 65 डेज। सर कितना हो गया टोटल? दिस इज 185 डेज। सो यहाँ पे रिलेवेंस ये नहीं है कि एक बार में या मल्टीपल, हमें टोटल इन काउंट इन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। वर्ड क्या है? फाइनेंशियल ईयर। वहां पे नहीं लिखा है इन अ सिंगल स्टे, वहां पे ऐसा नहीं लिखा है, वरना क्या होना चाहिए था वर्ड? इन अ सिंगल स्टे। सिंगल स्टे नहीं है, मल्टीपल टाइम आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इनका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए जी 182 डेज से ज़्यादा, यानी 183 और मोर। तो ये 185 डेज होता है क्या? हाँ सर होता है, ऐसा फिल्मों में होता है। तो रेसिडेंट हुए कि नहीं? सर रेसिडेंट हो गए, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? सर इतना टाइम क्यों दे रहे हो इस डेफिनेशन पे? मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन शुरू होंगे, ये देखिए, और इस क्वेश्चन में आपको ये डिटेल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तब मैं आपसे पूछूंगा कि मैं अपने आपको इतना टाइम क्यों दिया, राइट। ठीक है सर, एक पेज मुझे और चाहिए यहाँ पे। चलिए सर आगे बताइए। लिखा है सर बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या क्या शामिल नहीं होगा। एक ना, जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा था तो एक गाना मेरे दिमाग में बज रहा था। ये अमिताभ बच्चन का गाना है, बहुत पुराना गाना है, खुदा गवाह। तुमने कभी नहीं सुना होगा तो आज इस सेशन के बाद वो गाना जरूर सुनना, क्योंकि ये गाना जैसे ही प्ले होगा एग्जाम में तुम्हें टॉपिक्स रिकॉल आ जाएंगे, ठीक है। इस गाने को जरूर सुनाना, बस थोड़ा सा लाना, थोड़ा सा गाना सुनना है। तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के, ठीक है। तो गाना क्या है? तू ना जा मेरे बादशाह, मेरे बादशाह। तो यहाँ पे बादशाह कौन है? बादशाह मेरे इंडिकेशन जाएगा बादशाह से, ये रैपर बादशाह नहीं, पर्सन। यहाँ पे मैं जब भी बादशाह बोलूंगा, बादशाह यानी पर्सन। यानी तू ना जा मेरे पर्सन एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के। गाना जरूर सुन लेना, बस इतना ही मुझे चाहिए, बस ये 2 लाइन चाहिए। आपका प्रोविजन आपको एग्जाम में रिकॉल आएगा, और ये प्रोविजन आना रिकॉल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए मैं पूरा लेक्चर इस पर डेडिकेटेड कर रहा हूँ। अ पर्सन, हमने क्या कहा? अ पर्सन, ओके। और पहले ही हमने बोल दिया डज नॉट इंक्लूड, भैया तुम्हारी बात तो हम करेंगे नहीं, तुम पर्सन की लिस्ट में आओगे ही नहीं, ओके। कैसा पर्सन? ऐसा क्या इसने गुनाह कर दिया? भैया देखो, तुम ना आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तुम ना आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़ के जा रहे हो। तो गाना क्या सेट हुआ? तू ना जा मेरे बादशाह। अगर जाऊंगा तो क्या हो जाओगे? तुम इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहोगे। तू ना जा मेरे बादशाह, जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहोगे। अगेन गाना रिपीट करो। तू ना जा मेरे बादशाह, जाऊंगा तो क्या होगा? तुम इंडिया के रेसिडेंट नहीं रहोगे। आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, और हु स्टे आउटसाइड इंडिया। अब आप बाहर जाके बाहर रहने लग गए हो। सर ऐसा क्या हो गया कि आप बाहर जाके रहने लग गए हो? आजकल की जनरेशन में क्या होता है? प्यार हो जाता है, प्यार, इश्क और मोहब्बत, और भी 2-3 चीजें होती हैं। सर क्या क्या होती है बताओ? सर आपको ना वहां बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। यहाँ 50,000 1 लाख की जॉब करते हो, वहाँ 4 से 5 लाख की सैलरी मिल गई, डबल इंक्रीमेंट हो गया सर आपका। अब सर पैसे आ रहे हैं, तो पैसे, इस कलयुग में मोह माया क्या है? पैसा ही है सर, सब कुछ पैसा ही है। पैसे आने लग गए, अब पैसा वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, नौकरी अच्छी मिल रही है, इज्जत अच्छी मिल रही है, तो आपने कहा अरे कौन इंडिया जाए, छोड़ो यार। चलो सर, अगर ये वाली बात है तो 182 डेज की कंडीशन आपके ऊपर नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या हुआ? डज नॉट इंक्लूड, यानी 182 डेज, यानी हम क्या कह रहे हैं? तुम पर्सन कब हो? जब 182 डेज में रहे प्रीवियस ईयर।
लेकिन हमें जैसे ही पता चलता है कि तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, वैसे ही तुम पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आओगे। ओके, आगे सर, आप आउटसाइड इंडिया जा रहे हो बिजनेस के लिए, क्यों भाई, इंडिया में क्या कमी रह गई? अरे इंडिया में प्रॉब्लम है यार। कैसे? आपको पता है 30% स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी अगर एक बंदा 40 टू 50 लाख, आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं इनकम टैक्स में डिस्कस कर रहा था उसको। एक स्मॉल क्वेश्चन लेते हैं, राइट? एक सेकेंड बस, थोड़ा सा मुझे डिस्कशन करना है, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए किसी बंदे ने 51 लाख रुपीस की इनकम अर्न की, राइट? सरचार्ज के टॉपिक में सिखा रहा था। 51 लाख की इनकम अर्न की, तुम्हें पता है 51 लाख पे आपको टैक्स कितना देना है? 13,52,000। कितना टैक्स देना है? 13,52,000। 13,52,000, यानी 51 लाख अर्न किया तो अराउंड 14 लाख गवर्नमेंट को देके जाओ। तो लोग दुखी हो जाते हैं। देखो, इंडिया में ना रहने का कारण ऐसा नहीं, आई लव माई इंडिया और मैं इंडिया में ही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंडिया में कोई क्यों एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ के जाएगा बाहर? इसलिए छोड़ के जाएगा क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा रिकवर किया जाता है। अगर आपको लोन चाहिए ना, यहाँ पे लोन का रेट क्या है? 16%, 18%। अगर आपकी मजबूरी ज़्यादा है ना तो 22 से 24%, 22 टू 24% रेट चार्ज किया जाता है। लेकिन आउटसाइड इंडिया 1 टू 2%, 3%, 4% में आपका मैटर सॉल्व हो जाता है। यहाँ हाउसिंग लोन 8% बोल के 10 टू 12% चल रहा है आजकल, और बाहर 1 टू 2% में कार लोन, हाउसिंग लोन हो जाते हैं आपके। इसलिए इंसान आउटसाइड इंडिया जाना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया बुरा, इंडिया बहुत अच्छा है, आई लव माई इंडिया, लेकिन कुछ बातें क्यों लोग बाहर जाते हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। ओके सर, वोकेशन आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे बंदा पेंटर है, आपकी फोटो बना दूं? बनाइए ना सर, बनाइए ना, कितना ले? 10 रुपए ले ले। यहाँ कला की इज्जत नहीं है। क्या है? यहाँ कला की इज्जत नहीं है। कला लड़की का नाम है, कला इंग्लिश में आर्ट को बोलते हैं, यहाँ आर्ट की इज्जत नहीं है। ओके, तो वहां पे आर्ट की इज्जत ज्यादा होती है। अब आउटसाइड इंडिया, यानी जैसे हो सकते हैं पेंटर हो आप, या फिर आप पेंटर हो, या फिर आप सिंगर हो, ठीक है, आप डांसर हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी वजह से आप पैसे कमा सकते हो, कमाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप भारत छोड़ के जाना चाहते हैं। पहला क्या है सर? नौकरी है, छोकरी नहीं बोला मैंने अभी, नौकरी बोला, राइट? और आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो बिजनेस के लिए या वोकेशन के लिए। तीनों में मकसद क्या है? कहीं ना कहीं पैसा कमाना है। ये तो सीधी सीधी बात है, पैसा वाली बात है भैया, पैसा बाबू भैया, पैसा पैसा मिल रहा है यार। पैसा कैसे मिल रहा है? या तो अगर मैं इसको सिंपली ड्राफ्ट करूँ तो पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा, ठीक है, मनी। मनी के लिए जा रहे हो इंडिया छोड़ के, ठीक है, इंडिया क्या कर रहे हो आप? छोड़ के जा रहे हो, राइट? ओके, अब इंडिया छोड़ के जाने की तरीके क्या क्या है? या तो आप एम्प्लॉयमेंट की वजह से जा रहे हो, नौकरी मिल गई सर आपको, या तो आप बहुत दिमाग वाले हो, आपने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया, या तो आप वोकेशन पे जा रहे हो, यानी स्किल, स्किल जो पैसा कमा के देती है, ठीक है। ओके, इनडायरेक्टली मैंने इन बातों को ऐसे लिख दिया। सेकंड, आपका दिल टूट गया यहां पे आपका दिल टूट गया और आप इंडिया कभी नहीं आना चाहते फॉर एनी अदर पर्पज, दूसरा कोई भी पर्पज हो सकता है। इन सच सर्कमस्टांस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, मतलब आपका दिल टूट गया और आप इंडिया वापस नहीं आना चाहते, हमें साफ दिख रहा है कि तुम इंडिया लौट के नहीं आओगे, आप इंडिया लौट कर नहीं आओगे, नहीं आओगे। वॉट आई मीन टू एक्सप्लेन, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि आप इंडिया नहीं आओगे, आपका दिल टूट गया है, दिल टूट गया है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ने एनिमल मूवी देखी थी? अभी रणबीर कपूर की मूवी आई हुई थी, बहुत हिट हुई, लड़कों को बहुत पसंद आई, मोस्टली लड़कों को पसंद आई थी, ठीक है, आपको अच्छी लगी? हाँ, कुछ जगह अच्छी थी, बाकी जगह नॉर्मल मूवी थी। उसमें एक गाना है, पापा मेरी जान हर पल रखना, उसमें क्या होता है, वो पापा को बोलता है पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, पापा को जवाब नहीं देते, वो बंदा इंडिया छोड़ के चला जाता है, उसका दिल टूट गया, और किसकी वजह से? लड़की की वजह से नहीं, पापा की वजह से दिल टूट गया, अब वो नहीं आता इंडिया, लेकिन उसे इंडिया आना पड़ा, क्यों? पापा को गोली लग गई थी, याद आ रहा है वाला सीन? पापा मेरी जान, दिल टूटना जरूरी नहीं है लड़की की वजह से हो, कई बार पापा भी दिल टूटते हैं। पापा ने क्या कर दिया? हमारे हीरो का दिल तोड़ दिया। सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, भावना तो समझो यार। ओके,
तो सर आप क्या सिखा रहे थे? मैं ये सिखा रहा था कि आपने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन सीखी, आपने उसमें सिंपली ये सीखा कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा, 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सर 182 डेज नहीं है, आपने गलती कर दिया, आपने इनकम टैक्स वाला बोल दिया। सॉरी, क्या बोलना था बताओ ना? सर 183 डेज बोलना है। ओके, या फिर मोर देन 182 डेज बोलो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। हम गलती क्या लिख कर देते हैं लिखने में? मोर देन 182 डेज, ये है लॉ की लैंग्वेज। अब आपको मॉडिफाइड करना है तो आप बोलोगे 183 डेज और मोर। 182 डेज पे मत फिक्स हो जाना, वरना एग्जाम में गलती हो जाएगी। अगर ये है और कह रहे सर इन अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल में, अगर पिछले साल में रह गए तो इस साल तुम क्या कहलाओगे? रेसिडेंट कहलाओगे एज पर फीमा एक्ट। ओके, आइए ना सर वापस आइए। लेकिन डज नॉट इंक्लूड, मैं तुम लोग को शामिल नहीं करता 182 डेज में। क्यों? तुम हमारे भारत को छोड़ के जा रहे हो। अब मोदी जी होते तो क्या कहते? मित्रों, अगर तुम एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर तुम बिजनेस के लिए, अगर तुम पैसा कमाने के लिए अपने हुनर को बाहर जाके बेचोगे तो हम तुम्हें पर्सन की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। सर ये पर्सन के पीछे आप इतना क्यों भाग रहे हो? एक लेक्चर पूरा इस पे लगाने वाले हो। यस, इसलिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेंगे, फिर बाद में आगे रूल्स अलग अलग होंगे। अगर आप रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो तो रूल अलग है, और अगर रेसिडेंट इन इंडिया हो तो रूल अलग है। बेनिफिट्स मिलना बंद हो जाएंगे। उसके बारे में हम लेटर ऑन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो यहां पे एक छोटा सा चेंज है। यहां पे कम टू और स्टे इन इंडिया है, मतलब तुम भारत में आ रहे हो, भारत में आ रहे हो, आ रहे हो, भारत में आ रहे हो। ऊपर वाला था तू ना जा मेरे बादशाह, तुम भारत से जा रहे हो। एक तरीका है तुम भारत से जा रहे हो, दूसरे वाले में तुम आ रहे हो। लेकिन यहां पे क्या है? डज नॉट इंक्लूड। ध्यान से सुनना, लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। डज नॉट इंक्लूड यानी ये चीज शामिल मत करना। फिर लिखा है अदरवाइज देन, यानी ये भी नेगेटिव, अब ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी इसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम 182 डेज में नहीं आएगा। यहां पे हम यहां पे इसे, जैसे तुमने कैपिटल गेन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, कैपिटल गेन आप पढ़ते हो, फिर आप लिखते हो डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड मतलब कैपिटल गेन पहले बोलता है कि सिर्फ कैपिटल गेन ये है, फिर बोलता है डज नॉट इंक्लूड, फिर बोलता है आउट ऑफ स्कोप। यानी जिस चीज को मैं बोल रहा हूं वो अब दोबारा से कैपिटल गेन के डेफिनेशन में आ जाएगी। ये कैपिटल गेन में अगर तुमने पढ़ रखा है सीरियसली तो तुमको ये बात याद आ रही होगी, राइट? तो उसी तरीके से ये बोल रहा है भाई 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 मैं तेरे घर का बंदा हूं भाई। अच्छा चल ठीक है, क्यों आ रहा है इंडिया में, क्यों आ रहा है? अरे यार तुमने एक मूवी डुनकी, डुनकी मूवी देखी होगी, SR के भाई की अभी आई हुई थी, राइट? अब इन्हें इंडिया में वापस आना है। इंडिया में क्यों वापस आना है? हमारे हीरो भाई को जो आउटसाइड इंडिया रहता था, हो सकता है इंडियन लड़की से प्यार हो गया, उसे इंडिया आना है। सर क्यों मजाक बना रहे हो? अरे सच में यार देखो, सच सर्कमस्टांसेस वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया, मतलब अब उसके लक्षण ये लग रहे हैं कि तुम भारत में आके रहोगे। नहीं समझे आप? अब ये लक्षण लग रहे हैं कि तुम भारत में आके रहोगे, तुम्हें भारत का नागरिक बनना है, तुम्हें भारत से प्यार हो गया, भारत से प्यार हो गया। और तुम्हारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन, तुम्हारा इंटेंशन है कि मैं इंडिया में आके रहूं, इंडिया में क्या स्टे करने का। ओके ठीक है सर, समझ गया सर। और सर बाकी क्या है? बाकी वही है, तुम भारत में आके नौकरी करना चाहते हो, भारत में व्यापार करना चाहते हो, और अपनी स्किल यहाँ पे सेल आउट करना चाहते हो, वोकेशन इन इंडिया। अब यहाँ पे सर इंडिया में कोई अपनी स्किल आके क्यों बेचेगा? कोई मैजिशियन है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई बहुत बड़ा एक्टर है, जैसे एक मूवी आई थी रावण SRK की, और छमक छल्लो, उसमें अक्कोन ने आके गाना गाया था। तो इंडिया में आके अपनी स्किल तो सेल हो सकता है सर, इंडिया में ना आया हो, मेरे हिसाब से आके उसने जो भी लाइव किया हो या कुछ भी किया हो आया है, ठीक है? तो इंडिया में आके अपनी स्किल दे रहे हो, इंडिया में आके बिजनेस। सर इंडिया में कोई आके बिजनेस क्यों करेगा? क्यों मैकडी नहीं कर रहे, पिज्जा नहीं कर रहे, टेस्ला नहीं आ रहे, बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में। ओके
सर इंडिया में कोई रोजगार करने क्यों आएगा? उसकी मर्जी यार, ही डज नॉट वांट टू लिव आउटसाइड इंडिया, उसको अच्छा लग रहा है। मान लो जैसे आपको पता है इस्कॉन बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है, राइट? तो बाहर से लोग आते हैं, इंडिया में नौकरी करते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया का उन्हें अच्छा लगता है इन्वायरमेंट, बाहर नहीं अच्छा लगता। अलग अलग वजह हो सकती है। ओके सर, ये सारी चीज़ समझ ली आपने। ओके अब मैं आपको ना यहाँ पे एक चार्ट दिखा रहा हूँ, आप मुझे समझाओगे अब, ठीक है? आप मुझे समझाओगे 5 to 10 मिनट में, एक बार इसको पूरा समझेंगे, उसके बाद समझने के बाद इसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर डिड ही रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, यानी 183 डेज और मोर। क्या वो रहा है? आंसर है हाँ जी, वो रहा है। अच्छा जी, ठीक है। डिड ही गो आउट और स्टे आउट इंडिया ड्यूरिंग द करेंट ईयर, क्या वो इंडिया से बाहर गए जी? ना ना, हमारा बच्चा क्यों बाहर जाएगा, हमारा बच्चा तो यही का है, ठीक है। तो हम आपको रेसिडेंट मानेंगे। सर ये PRII का मतलब है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को हम बोलेंगे PROI। भाई जो डेफिनेशन स्टडी मेट की मैं वही पिक कर रहा हूँ, ठीक। क्या तुम इंडिया के बाहर गए थे? हाँ सर मैं गया था। अच्छा, क्या तुम उन 3 पर्पस की वजह से गए थे? पैसों की, नौकरी और छोकरी के चलते? मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ, नौकरी और छोकरी। 3 पर्पस कैसे? पैसे कमाने के लिए बिजनेस कर सकते हो, वोकेशन कर सकते हो, और एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो। और छोकरी यानी दिल वाली बात, ठीक, इमोशंस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप टीचर? अरे यार मेरा काम है तुम्हें याद करवाना, तो मेरे पेपर में फुल मार्क्स आएंगे, वही मेरे लिए इज्जत है। तुम पास करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स कॉल करके बोलेंगे, वो मेरे लिए इज्जत है। मैं नाइस बनूं और तुम फेल हो, उससे बेहतर है मैं बैड बनूं और तुम पास करो, राइट? क्या 3 पर्पस के लिए गए थे? हाँ सर मैं 3 पर्पस के लिए गया था, ठीक है। तुम बाहर गए थे, याद रखना, तुम बाहर गए थे 182 डेज, ठीक है। और तुम 3 पर्पस के लिए गए थे, हाँ। तो भैया तुम ना रेसिडेंट नहीं हो। अगर तुमने उन 3 पर्पस के लिए तुम गए, इनडायरेक्टली 3 पर्पस में हो क्या रहा है, तुम इंडिया को छोड़ना चाहते हो, या तो पैसों के लिए, या तो नौकरी या छोकरी के लिए। नौकरी में एम्प्लॉयमेंट आ गया, बिजनेस आ गया, और वोकेशन आ गया, प्लस छोकरी यानी दिल वाली बात, इमोशनल हो गए आप इंडिया आना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो हम आपको रेसिडेंट नहीं काउंट करेंगे। ओके सर, मैं उन 3 पर्पस के लिए नहीं गया था सर, पापा की दिक्कत थी, घूमने गया हुआ था, या फिर ऐसे ही सर DDLG की शूटिंग कहाँ हुई थी, मैं वो देखने गया हुआ था। मैं 3 पर्पस से नहीं गया हूँ, मैं ऐसे ही गया था सर, मतलब बस बाहर गया था। ओके ठीक है, तब तुम रेसिडेंट हो। ओके, क्या ये वाली बात क्लियर हुई? आपको इस चार्ट को बार बार आके रिवाइज करना है। इस चार्ट के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली क्लियरिटी मिल जाएगी कि हाँ मास्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। डिड ही गो आउटसाइड, स्टे आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर? नो, वो गया ही नहीं, तब तो रेसिडेंट ही हो। सर गया था, सर गया था। क्या वो 3 वजह थी? हाँ, तुम रेसिडेंट नहीं हो। सर वो 3 वजह नहीं थी सर, कुछ और वजह थी, मैं तो बस हवा पानी लेने गया था सर। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम रेसिडेंट हो। ओके, डिड ही कम और स्टे इन इंडिया? अब ये क्या कह रहा है, क्या तुम 182 डेज से रिसाइड कर रहे हो? आंसर है नो। पहला था यस, हाँ जी मैं 182 डेज से ज़्यादा हूँ। सर नो, मैं ज़्यादा नहीं रहा सर। मान लो मैं 170 डे रहा या 180 डे रहा, राइट? डिड ही कम टू और स्टे इन इंडिया? क्या तुम इंडिया में आ रहे हो, तुम इंडिया में रह रहे हो? हाँ मैं रहता हूँ सर। आंसर है नहीं सर, नो। तो भैया तुम रेसिडेंट हो ही नहीं, जब तुम रह ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, तो क्या करोगे? तुम क्या हमें नागरिक थे इंडिया के? नहीं मैं नहीं था, नो। क्या तुम इंडिया रहने आ रहे हो? ना, तो तुम रेसिडेंट हो ही नहीं, साइड हटो। ओके, क्या इन 3 वजह से तुम आ रहे हो? तुम इंडिया काम करने के लिए आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए? क्या तुम इंडिया नौकरी के लिए आ रहे हो, वोकेशन के लिए, या छोकरी के लिए आ रहे हो, यानी इमोशनल, छोकरी मतलब इमोशनल, ठीक है। क्या इमोशनल होके आ रहे हो? क्या हमेशा इंडिया के लिए रहने के लिए आ रहे हो? हाँ जी हाँ, मैं इंडिया रहने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, तब तुम रेसिडेंट हो। ओके सर, लेकिन यहाँ पे तो 170 और 180 डेज की कंडीशन अप्लाई नहीं हुई ना, फिर आप इसने रेसिडेंट क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो 3 वजह के लिए आ रहा है, प्यार इश्क और मोहब्बत, ठीक है। आपने गाना सुना होगा प्यार इश्क और मोहब्बत, तो इश्क विश्क प्यार व्यार, ठीक है। 3 पर्पस, बिजनेस के लिए आ रहे हो, वोकेशन के लिए आ रहे हो, बिजनेस के लिए आ रहे हो, वोकेशन के लिए आ रहे हो, और थर्ड आपने क्या ऐड कर लिया, बिजनेस के लिए आ रहे हो, वोकेशन के लिए आ रहे हो, थर्ड आपने क्या कर लिया, बिजनेस के लिए आ रहे हो, पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, कोई बात नहीं, हम डेज काउंट नहीं करेंगे, तुम्हारा पर्पस यही है ना, तुम रेसिडेंट हो। अच्छा, ये बात चल रही है। हाँ नहीं सर, मैं इन 3 पर्पस के लिए नहीं आ रहा, वो तो मेरी मम्मी ने बुलाया था कि एक लड़की से शादी करनी है, तन्नू वेट्स मन्नू,
मुझे लड़की से शादी करनी है सर, तनु से, इसलिए आया था मैं, बस देखने के लिए आया था सर, बस घूमने के लिए आया था, मम्मी पापा को देखने के लिए आया था, ओके ठीक है, तब तुम रेसिडेंट नहीं हो। गेटिंग मोर पॉइंट? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो उस पैराग्राफ का मतलब तुम समझ गए हो, अदरवाइज का मतलब क्या है। ओके सर यहाँ पे कुछ बातें और हैं, ओके जी कुछ बातें और हैं वो भी पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रेजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। यहाँ पे पोएम वगैरह, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे आप बस देखना रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेट इन इंडिया हो, ठीक है भैया, तुम यहाँ पे फीमा के अकॉर्डिंग पर्सन हो। कोई भी ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है, आप ऑन करते हो, कंट्रोल करते हो, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और यहाँ पे क्या पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, दोनों के ऊपर है, ऑफिस है, ब्रांच है, एजेंसी है, और मतलब इंडिया में है ना, बस है ना, चाहे तुम आउटसाइड कंट्रोल कर रहे हो या इनसाइड कंट्रोल कर रहे हो, तुम पर्सन हो, ठीक है। ओके सर ये सारी चीज़ें आपने सिखा दी सर, और ये सर एग्जाम्पल वगैरह लिख लिया तुमने? नहीं लिखे अभी तक, ये वाले एग्जाम्पल नहीं लिखे होंगे, लिख लो। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ओके सर ये डेफिनेशन कैसा, रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फीमा, ये वही डेफिनेशन थोड़ा सा छोटी करके दी हुई है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैं आपके होमवर्क में डाल रहा हूँ, ये स्टडीमेट ने 2 बार डाल दी तो हमने भी 2 बार डाल दी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, एक बार आप खुद से पढ़ लेना, मैंने पढ़ा दिया, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मिस्टर एक्स हैड रेसिडेंट इन इंडिया, एक्स कैसा रेसिडेंट इन इंडिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, ओके, फॉर लेस देन 182 डेज। सर वो रेसिडेंट तो है लेकिन वो 182 डेज से लेस है, ओके उसके बाद सर ही हैड कम टू इंडिया, वो इंडिया में आया, यानी देखो 1920 में अगर वो लेस देन 182 डेज है, इसका साफ मतलब है कि वो उस समय रेसिडेंट नहीं था, ओके। ही हैड कम टू इंडिया फॉर ऑन 1 अप्रैल 2020, तो वो 1 अप्रैल 2020 को इंडिया में आया अपने बिजनेस के लिए। देखो जब वो आ रहा है तो 182 डेज वाली कंडीशन तो भूल ही जाओ, राइट। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस, अब उसका इंटेंशन है सर बिजनेस को लीव करना, अब भाई वो जा भी रहा है इंडिया से, एंड लीव इंडिया ऑन 30 जून, और वो इंडिया से 30 जून को चला गया, ओके। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, 21 22। अब देखो जब 20 और 21 की बात करेंगे और फिर 21 22, 2 डेट की बात उसने कर दी, अब स्टडी मेट ने इसका आंसर कैसे दिया, देखो आपने तो पढ़ लिया, इसने कहा एक्सप्लेन्ड इन द अबव इलस्ट्रेशन, जो भी हमने बात की, मिस्टर एक्स will be considered as a person resident in India from 1 अप्रैल 2022। आप उसे 1 अप्रैल से नागरिक मानोगे, क्यों? क्योंकि जब वो आ रहा है तो ये तो नहीं पता वो जाने वाला है, नहीं समझा आप, जब वो आ रहा है तब तो मुझे नहीं पता ना वो जाने वाला है, और जब वो आ रहा है और बिजनेस के इंटेंशन से आ रहा है तो 182 डेज की कंडीशन हम नहीं देखते, इसलिए वो यहाँ पे रेसिडेंट हो जाएगा। एज रिगार्ड फाइनेंशियल ईयर 21-22 मिस्टर एक्स वुड कंटिन्यू टू बी एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम 1 अप्रैल। आप रह सकते हो सर, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो 30 अप्रैल को कह रहा है, क्या कह रहा है सर, दुखी हो गया इंडिया में आते ही, इंटेंस टू लीव द बिजनेस, भाई मैं नहीं कर रहा भाई बिजनेस, मेरे से नहीं होगा इंडिया में बिजनेस, अच्छा। इफ ही लीव्स, अब वो जा रहा है, तो देखो अब ये यहाँ पे रहा, कब उसका प्लान है सर, वो 30 अप्रैल को कह रहा है मैं बिजनेस नहीं करूंगा, और 30 जून को वो निकल गया, टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट और फॉर बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तुम जाना चाहते हो, और फॉर एनी अदर पर्पस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया, कि भाई तुम इंडिया से बाहर रहोगे और इंडिया लौट के नहीं आओगे, पापा ने दिल दुखा दिया या फिर किसी ने दिल दुखा दिया तुम्हारा, ही वुड सीज टू बी एन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो तुम भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिपार्चर, जिस दिन तुम इंडिया छोड़ के जा रहे हो उस दिन से। इट मे बी नोटेड दैट इवन मिस्टर एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन हैज नॉट लेफ्ट इंडिया फॉर एनी ऑफ दिस पर्पस, अगर तुम इन पर्पस की वजह से नहीं जा रहे हो, he would be considered person resident in India during the financial year 21-22. Thus, it is the purpose of living India which will decide his status from 1st July 2021. यानी देखो यार 1 जुलाई, जैसे 30 जून को जा रहे हो आप, तो 1 जुलाई से तुम यहाँ पे रेसिडेंट नहीं कहलाओगे, क्योंकि इसके बाद तुमने इंडिया को छोड़ दिया है। कहने का मतलब क्या, आते समय हमने 182 डेज कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से आया था, बिजनेस पर्पज, वोकेशन पर्पज और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया में आओगे तो 182 डेज की कंडीशन नहीं दिखोगे, या फिर इंडिया के नागरिक बनने के लिए आ रहे हो या इंडिया में रहने के लिए आ रहे हो परमानेंट, तो हम ये कंडीशन नहीं देखते, राइट।
आगे क्या हुआ, वो कह रहा है मैं जा रहा हूँ सर, मेरे बस की नहीं है यहाँ रहना, मेरे से यहाँ धंधा वंदा नहीं होगा, अब मैं नहीं आऊँगा लौट के, तुमने मेरा दिल दुखा दिया, इतना ज़्यादा टैक्स, इतनी ज़्यादा टेंशन यहाँ पे, मैं तो बाहर ही काम कर लूँगा। ठीक है, तो वो चला जा रहा है, तो कह रहे 1 जुलाई ऑनवर्ड अब वो दोबारा से रेसिडेंट नहीं रहा। ओके सर, क्वेश्चन तो बड़े इजी है, इजी नहीं बेटा टेक्निकल है, इतना जो मैंने अभी 40 मिनट्स में टाइम दिया ना, तब जाके तुम्हें इजी लग रहा है। ठीक है, मिस्टर जेड हैज रेसिडेंट इन इंडिया, मिस्टर जेड हैज रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि सर मैं रेजिडेंट था। ठीक है, ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अगस्त 2020 फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज। अरे सर वो पढ़ने जा रहे हैं। ओके आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सर क्यों वापस ले आए आप हमें? यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करो, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है आपको, और वो पॉइंट क्या कहता है, ध्यान सुनना। जब आप इंडिया में से जाने की बात कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया आप जाने की बात कर रहे हो, और अगर आप स्टडी की बात कर रहे हो, तो आरबीआई ने, ध्यान सुनना, आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 45। वो कहता है अगर तुम एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो भी हम ये मानेंगे कि तुम इंडिया को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि जब तुम इंडिया से जा रहे हो तो कम से कम 2 से 3 साल की तो स्टडी होगी तुम्हारी, 2 3 साल तुम इंडिया में नहीं रहोगे, राइट। और एक चीज समझो कि अगर तुम रेसिडेंट हो, अभी तो तुम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट सीख रहे हो, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में तुम ये सीखोगे कि उनके रूल्स अलग अलग क्यों हैं, उन पे प्रोविजंस अलग अलग लगते हैं। इसलिए हम आज यही डिस्कशन कर रहे हैं कि रेसिडेंट हो या नहीं हो। तो तुम इंडिया जा रहे हो, ठीक है, एक तरीका था जो अब तक हमने पढ़ा, हम ये मान के चले कि भैया ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, वोकेशन नहीं है, और एजुकेशन है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, हम तुम रेसिडेंट ही हो भाई, तुम जाओ पढ़ने, कोई बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, वहाँ पे वो लोग कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, वहाँ कुछ वो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ऐसा होता है, जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो पार्ट टाइम कुछ जॉब करते हैं, घर वाले पे उनको लगता है बर्डन बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पैसे लगते हैं। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि भैया हम मान लेंगे कि तुम नॉन रेसिडेंट हो, तुम रेसिडेंट नहीं हो। ओके चलो सर क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब इन्होंने क्या कहा, सर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं 3 साल के लिए। ओके व्हाट वुड बी द बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 टू। तो देखो यार, स्टडी के लिए यहाँ पे इन्होंने कहा आरबीआई हैज हाउएवर क्लेरिफाइड इन इट्स एपी सर्कुलर नंबर 45। क्या ये याद रख सकते हो? पॉसिबल है तो याद रख लेना, ठीक है, वरना आप ये याद रखना आरबीआई नोटिफाइड, दैट्स इट, इतना वर्ड तो बोल सकते हो। 8 दिसंबर 2003 that students will be considered as non-resident. तो दिस इज बिकॉज यूजली स्टूडेंट्स स्टार्ट वर्किंग देयर टू टेक केयर ऑफ देयर स्टे एंड कॉस्ट ऑफ स्टडीज, क्योंकि वो अपना खाना का खर्चा वगैरह थोड़ा पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना वहाँ जाके शुरू कर देते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 ही वुड नॉट हैव बीन इन इंडिया preceding financial year 2021 for preceding exceeding 182 days. Accordingly, he would not be a person resident during the financial year 21-22. ठीक है, तो मेन यहाँ पे यही था कि अगर कोई बंदा एजुकेशन के लिए जा रहा है तो हम उसे इंडिया का रेसिडेंट नहीं मानते। अब एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, देखने में सिंपल लग रहा है जी, स्टडी मैट में आया हुआ है, ये आपके MTP 19 में आया हुआ है, उसके बाद ये MTP 20 में भी आया हुआ है, कब एग्जाम में आ जाए कुछ पता नहीं। ट्रायल लिमिटेड इज जापानीज कंपनी, अच्छा जापानीज है, यानी ये नॉन रेसिडेंट है अभी के लिए। हैविंग सेवरल बिजनेस यूनिट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी ना कुछ यूनिट्स हर जगह इंडिया में फैली हुई हैं। इट हैज़ अ रोबोटिक यूनिट, इट्स वाज हेडक्वार्टर इन मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है सर जी? मुंबई में। ओके, हैज़ अ ब्रांच इन सिंगापुर, और अब यहाँ से ये कहाँ शिफ्ट हो गए जी? ये सिंगापुर शिफ्ट हो गए। हेडक्वार्टर इन मुंबई कंट्रोल्स द सिंगापुर, और हेडक्वार्टर जो मुंबई का है ना वो कंट्रोल करता है जी सिंगापुर को। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द रोबोटिक यूनिट इन मुंबई एंड सिंगापुर? देखो भाई दोनों रेजिडेंट हो जाएंगे, ये भी रेजिडेंट ये भी रेजिडेंट, क्योंकि सिंगापुर किसके कहने पे काम कर रहा है? मुंबई के कहने पे। Therefore, person resident in India would be include office, branch, agency owned or controlled by a person resident in outside India. Robotic unit in Mumbai is owned or controlled by a person resident outside India. Hence, it would be person resident in India. The robotic unit headquartered in Mumbai, which is the person resident in India, as discussed above, control the Singapore branch. Hence, the Singapore branch a person resident in India. I hope यहाँ तक आपने अच्छे से पढ़ लिया हो।
अब आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट में मैं रिवाइज तो करवा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ तक इस डेफिनेशन पे फुल कमांड कर लेनी है। और छोटा सा जो होमवर्क वो ये है कि इस वाली पॉइंट को खुद से स्टडी कर लेना, और जो ये क्वेश्चंस हैं इसको दिमाग में रख लेना प्लीज़, ठीक है। ओके, ये चार्ट काम करता है, लेकिन वो ब्रांच वाला केस आ जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो ब्रांच अगर इंडिया में है और इंडिया को में तुम आके ब्रांच में स्टे कर रहे हो, ब्रांच से कनेक्शन है तुम्हारा भी क्योंकि हेडक्वार्टर का कनेक्शन है, तो फिर भाई तुम इंडिया के नागरिक मान लिए जाओगे, क्योंकि तुम उस ब्रांच में आके 182 डेज से ज़्यादा रहे। ये वाला एक पॉइंट था। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपने सीखा वो आपने सीखा एजुकेशन वाला, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशन है कि अगर कोई बंदा एजुकेशन पर्पज़ के लिए जा रहा है और हमें साफ दिख रहा है कि वो 2 से 3 साल तक नहीं आएगा, तो हम उसे नॉन रेसिडेंट मान लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड बेस्ट, टू टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।